हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग सीड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सीड टेक्नोलॉजी का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बेसिक था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्योरिटी ऑफ सीड्स। देन हम लोग देखेंगे सीड जर्मिनेशन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सीड मॉइस्चर के बारे में। देन आपको मैं पढ़ाऊंगा एनएससी के बारे में छोटा सा। ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसकी वैकेंसी भी आती रहती है और इसकी आप लोग तैयारी भी करते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे 5 फैक्ट। मैं फैक्ट इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि एनएससी में और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो सीड टेक्नोलॉजी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं आपके डेटाबेस पे आते हैं और ज़्यादातर ये फैक्ट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ऐड हो तो वहाँ पे आप ऐड हो जाइए। वहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो आपको एज अ क्विज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सारे फैक्ट्स के क्वेश्चन वहाँ पे ऐड होते हैं। आप डेली क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फैक्ट्स ऐसे भी कवर हो जाएंगे। और नहीं तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में जितने भी सीड टेक्नोलॉजी के लेक्चर होंगे उसके लास्ट में मैं 5 फैक्ट्स ऐड कर दूंगा, आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, प्योरिटी ऑफ सीड्स। देखिए, सीड प्योरिटी की अगर बात करें तो इसमें मोस्टली दो तरह की आपको प्योरिटी पढ़नी है। फिजिकल प्योरिटी, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, और एक जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं फिजिकल प्योरिटी क्या होता है। देखिए, फिजिकल प्योरिटी लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझते हैं। फिजिकल प्योरिटी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका सीड है वो प्रॉपर उसका शेप एंड साइज होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे सीड आके उसमें आपने मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबका कलर एक जैसा होना चाहिए, मतलब आपको बाहर से एक जैसा दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, और सबका शेप एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, और सबके कलर भी इक्वल होना चाहिए, और बेटर कि इसमें किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर मिक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ फिजिकल प्योरिटी। तो हम अगर बात करें तो इसको एटलीस्ट हमको 96 से 98% तक मेंटेन करना होता है फिजिकल प्योरिटी के लिए। ठीक है, और जो सीड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और कलर होना चाहिए। किसी भी तरह का कंटामिनेशन आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। तो वो हो गया आपका फिजिकल प्योरिटी। अब बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे कि फिजिकल प्योरिटी 96 से 98% तक हम मेंटेन करते हैं, 100% नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, तो 96 से 98% तक हम इसको मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन अगर हम जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो इसको हम 100% मेंटेन हमको करना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? तो इस क्यों का आंसर समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक प्योरिटी होता क्या है। देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें तो ये सपोज ए है, एक बी है। ये ए बी क्या है? तो सपोज मान के चलते हैं कि ए जो है वीट के एक वैरायटी है और बी भी एक वीट की वैरायटी है। तो वीट के अलग अलग वैरायटी है, ए और बी। तो ए जो है उसमें क्या होता है कि इसके जो न्यूट्रिशन का डिमांड है वो 50 डे में है, इसका जो है 45 डे में है। अब दो अलग अलग वैरायटी है तो ऑफकोर्स दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। हो सकता है इसको जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो 20 डे में चाहिए, इसको 30 डे में चाहिए। ये जो है वो राइपनिंग होता है 150 डे में, तो ये सपोज मान के चलो 140 डे में होता है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, डेटा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझिए कंसेप्ट को। ठीक है, मैंने क्या बताया, वीट की दो वेराइटी है, ए एंड बी। ए जो है और बी है दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, उसके राइपेनिंग में, उसके न्यूट्रिशन डिमांडमेंट में। ठीक है, तो अब क्या होता है जेनेटिक प्योरिटी कि इसमें हम जब क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो सारे क्रॉप आपके एक साथ मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने लगाया और कुछ फसल जो है वो 25 दिन में मैच्योर हो रहे हैं, कुछ जो है वो 30 दिन में मैच्योर हो रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है तो आपका जो सीड है वो जेनेटिकली प्योर नहीं है। जेनेटिकली प्योर कहने का मतलब हुआ कि आप जब फसल को लगाए तो एक साथ आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, एक साथ उसमें इरीगेशन दे रहे हो, एक साथ उसमें फर्टिलाइजर दे रहे हो, किसी प्लांट इंडिविजुअल प्लांट को आप ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो ये होता है हमारा जेनेटिक प्योरिटी। मतलब कि जेनेटिक प्योरिटी में हम क्वालिटी ऑफ सीड को मेंटेन करते हैं। आपका जो सीड का क्वालिटी है वो एक जैसा होना चाहिए। समझ आया? तो ये हो गया आपका जेनेटिक प्योरिटी। इसको हमको 100% मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हमारा है सीड प्योरिटी। ठीक है, जिसमें हम तुमने दो पढ़ा, फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड जर्मिनेशन।
अब आप जर्मिनेशन से क्या समझते हो? बचपन से आप पढ़ते आए हो भाई कि जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। तो हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो यदि आपने ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन प्रोवाइड किया है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, तो क्या होगा, आप ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन प्रोवाइड किए हो, जिससे क्या होगा, एक फिक्स पीरियड में उसमें स्प्राउटिंग आएगा। जैसे आपने कोई सीड को लगाया, वो सीड क्या किया, स्प्राउट कर गया, तो आप क्या बोलते हो, यार मेरा जो सीड है वो जर्मिनेट कर गया, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। तो ऑप्टिमम फील्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड में आपका सीड जो है वो स्प्राउट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे एसेंशियल फैक्टर हैं जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि आपके जो सीड है उसमें जर्मिनेशन कैपेसिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने सीड आया उसमें जर्मिनेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है, ख़राब हो चुका है, तो वो तो जर्मिनेट कभी ही नहीं करेगा। तो पहला जो आपका एसेंशियल फैक्टर है कि सीड आपका जर्मिनेट करने की उसमें क्षमता होना चाहिए, प्रॉपर उसमें मॉइस्चर आप मेंटेन करेंगे। मतलब कि आप जब सीड लगाए हो तो वहाँ पे प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल फैक्टर है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये चारों में से सबसे एसेंशियल पूछता है, तो सबसे एसेंशियल में आंसर जाएगा आपका ऑक्सीजन सप्लाई या फिर यहाँ पे एयर। बिना एयर के आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है, तो सबसे एसेंशियल फैक्टर आपका क्या है, एयर या ऑक्सीजन। ठीक है, इज इट क्लियर? नो, फैक्टर अफेक्टिंग द इमरजेंस ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, सबसे पहले आप तो ये बताइए सीडलिंग क्या होता है। आप सीड को लगाए, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है, इसका कुछ हाइट हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीडलिंग। बाद में इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं बड़े फील्ड में। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सीडलिंग के इमरजेंस को, उसको बाहर निकलने की क्षमता को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है डीप सोइंग। यदि आपने बहुत गहराई में सीड को बो दिया है तो वो भी अफेक्ट करेगा। यदि आप सॉइल मॉइस्चर एक्सेस प्रोवाइड कर दियो, वो भी आपको अफेक्ट करेगा। नौ, अगर पुअर एरेशन है, वहाँ पे प्रॉपर एयर नहीं जा रहा है, तो वो भी हमारे इमरजेंस को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर कम है फिर भी इमरजेंस को अफेक्ट करेगा। अगर आपके सीड कैपेसिटी पुअर है, मतलब सीड के जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो भी पुअर है, तो भी आपका इमरजेंस में वो दिक्कत करेगा। आपका जो सॉइल है उसका फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है, बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो भी वो अफेक्ट करेगा। ठीक। नो, अब हम बात करते हैं सीड मॉइस्चर। सीड मॉइस्चर में हम देखें तो आपको कोई भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए एटलीस्ट आपको 40 से 60 या फिर इसके ऊपर, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको सीड लगा, आपने सीड लगाया और वहाँ पे मॉइस्चर 40 से 60% भी नहीं है, इससे भी कम है, तो वहाँ पे आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड जर्मिनेट करने के लिए एक लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 40 to 60 या फिर इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपका जो सीड है वो क्या हो जाएगा, आपका जर्मिनेट कर जाएगा। तो आप याद रखेंगे सीड जर्मिनेशन के लिए हमको जो मॉइस्चर रखना पड़ेगा वो एवव 40 से 60%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन सीड बाय। अब देखिए, यदि आपको पता करना है कि आपका जो सीड है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग मेथड है। जैसे इसके लिए पहला जो है वो ट्रेडिशनल बाइट में टेस्ट है। आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ इसको समझ लीजिए कौन कौन से टेस्ट है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है और कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सीड में। तो ट्रेडिशनल बाइट मेथड टेस्ट हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल मॉइस्चर मीटर्स हो गया, इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर हो गया, ऑयल डिस्टिलेशन मेथड हो गया, द लैब ओवन मेथड हो गया और कार्ल फिशर रिएजेंट मेथड हो गया। ये ऐसे मेथड, इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं आपके सीड के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, आपको इसके डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप इतना ही पढ़ लीजिए कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से ऐसे आपके मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं सीड के मॉइस्चर को। चलिए, नौ, अब हम बात करते हैं NSC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, ये रजिस्टर कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी कई बार पूछा जाता है, 7 मार्च 1963। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, NSC का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1963। ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, NSC के दो ऑब्जेक्टिव हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है,
टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सीड इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका काम क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि सीड इंडस्ट्री को प्रमोट करना और उसको डेवलपमेंट करना इंडिया में। क्या करना, सीड इंडस्ट्री जो है हमारे, उसको ये प्रमोट करता है, उसको डेवलपमेंट करता है इंडिया में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जो है वो फाउंडेशन सीड, और सिर्फ फाउंडेशन सीड को ही नहीं, ये सर्टिफाइड सीड को भी क्या करता है, सप्लाई करता है और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स के। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सीड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड को के जो अलग अलग क्रॉप के फाउंडेशन सीड हो गया, चाहे सर्टिफाइड सीड हो गया, उसको ये प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ये याद रखेंगे 1963, ये पूछा जाता है। चलिए, नो अब हम फैक्ट्स की बात करें। 5 फैक्ट्स आपको मैंने बोला था कि लेक्चर के लास्ट में दूंगा, आपको ये याद करना है, पूछा जाता है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पे है, अगर हम सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात करें तो ये बनारस के अंदर है, और ये 1960 में डेवलप हुआ था। ठीक है, या तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा भाई सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पे है, बनारस में, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1960 में। सीड एक्ट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सीड एक्ट को कब पास किया गया था, 1966। अब इसको याद नहीं रखेंगे तो इसको आप कम से कम याद रखिए, कब हुआ था, 1966 में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, न्यू वेराइटी इज रजिस्टर अंडर द एक्ट। आप जो है न्यू वेराइटी को डेवलप किए हैं, तो वो जो वेराइटी है वो इस एक्ट के अंदर तभी रजिस्टर होगा जब आप एन डी नोट भी, इसका एन डी यू एस, आप एन डी यू एस टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही आपका जो वेराइटी है वो रजिस्टर हो सकता है। तो रजिस्टर करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट एन डी यू एस, दैट इज द फुल फॉर्म क्या है इसका, एन से होता है नोबेलिटी, आप नोट कर लीजिए, एन से होता है नोबेलिटी, डी से होता है आपका डिस्टिंक्टिवनेस, मैं लिख दे रहा हूं डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस आपके नोट्स पे मेंशन है। ठीक है, डिस्टिंक्टिवनेस, नोवेलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, यू से हो गया आपका यूनिफॉर्मिलिटी, और ए से हो गया स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, नोबेलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिलिटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, ये टेस्ट कराओगे, उसके बाद ही आपका न्यू वैरायटी जो है वो एक्ट में रजिस्टर होगा। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग के फादर कौन है, फ्रेडरिक नोबे को हम फादर ऑफ सीड टेस्टिंग कहते हैं। सीड ईयर को कब सेलिब्रेट किया गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीड ईयर को कब सेलिब्रेट किया गया था, 1993 के अंदर। इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड को हम क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड को क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं। और लगे हाथ में आपको बता भी देता हूं कि प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं और इम्प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे। देखिए, प्योरिटी परसेंटेज यदि आपको निकालना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्योरिटी परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले आपको वेट करना पड़ेगा प्योर सीड। ठीक है, वेट ऑफ प्योर सीड बाय वेट ऑफ बल्क सीड। ठीक है, वेट ऑफ बल्क सीड, तो वेट ऑफ प्योर सीड बाय वेट ऑफ बल्क सीड। बल्क सीड करने का क्या मतलब हुआ, बल्क सीड करने का सेंस हुआ सीड होंगे और उसमें कुछ इंप्योरिटी भी होंगे, तो दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्योर सीड मतलब क्या हो गया, आपका जो सीड है वो प्योर है, उसमें किसी भी तरह का कोई इंप्योरिटी नहीं है। बल्क सीड करने का सेंस ये हुआ कि आपका जो सीड है उसमें कुछ इंप्योरिटी भी है, दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, इंप्योरिटी भी ऐड कर लेंगे और आपके जो है सीड है उसको भी ऐड कर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका प्योरिटी परसेंटेज निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकलता है, वेट ऑफ प्योर सीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बल्क सीड। बल्क सीड करने का सेंस हुआ सीड प्लस इम्प्योरिटीज इनटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका प्योरिटी परसेंटेज। नो, अब हम लोग देखते हैं कि भाई इम्प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इम्प्योरिटी परसेंटेज को एक और नाम से जानते हैं, डॉकेज। ठीक है, तो इम्प्योरिटी परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है,
इन बल्क सैंपल, इसको आप नोट कर लेंगे या तो आपके नोट्स में ये मेंशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बल्क सैंपल इंटू 100। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? इस इम्प्यूरिटी परसेंटेज को हम लोग डॉकेस बोलते हैं। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, वेट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन बल्क सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बल्क सैंपल इंटू 100। वेरी सिंपल। ठीक है, समझ आया? तो चलिए फिर, आई होप आप नोट कर लेंगे, और यदि आप नोट नहीं किए होंगे तो आपको नोट्स जो प्रोवाइड किया गया है उसमें ये मेंशन है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ कुछ भी हो जाए, आप लोग टेलीग्राम पे ऐड होइए और वहाँ पे जो क्विजेज मैं अब डालता हूँ उसको प्रॉपर में आप लोग अप्लाई कीजिए, अब उसको अटेम्प्ट कीजिए। गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप गलत करोगे तो आपको वहाँ पे सही आंसर भी बता दिया जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, यदि आप 5-5 क्वेश्चन भी डेली करते हो तो आपको एक लेवल तक क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मेमोराइज हो जाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको पढ़ के भी मज़ा आएगा। ठीक है, और नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करोगे आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।